हेलो स्टूडेंट्स। सो इन माय लास्ट लेक्चर आप सब लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक के बारे में बातें बताई थी। उनका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है वो भी बताया था। नॉर्मली हम लोग ने एक लाइक अनिल कपूर का एक गाना था कि 1 2 का 4, वो याद रखने का है। एससी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होते हैं, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 होते हैं एंड एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होते हैं। बराबर, तो ये हम लोग ने पढ़ा था। तो बेटा आज का लेक्चर जो है वो नॉर्मली इसके ऊपर है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। किसके ऊपर है? आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म नॉर्मली क्या होता है? आइसो का मीनिंग तो आपको मालूम है कि सेम होता है, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्या होता है। इफ टू और मोर सब्सटेंसेस, डेफिनेशन देखो इसकी। इफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, then they are said to be isomorphous। देखो बहुत आसान है, आइसोमॉर्फस। एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे हम लोग। आइसोमॉर्फस देखो क्या लिखा है। इफ टू और मोर सब्सटेंस, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब एक सब्सटेंस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वही दूसरे का रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं या इसके बारे में और एक चीज जान लेते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन फर्स्ट, और दूसरा इन दिस केमिकल कंपोजिशन, मतलब ये जो सब्सटेंस जिससे बने हैं, जिस एलिमेंट से बने हैं, इन दिस केमिकल कंपोजिशन हैव सेम एटॉमिक रेशियो। ये याद रखना है आपको, सेम एटॉमिक रेशियो, मतलब उनमें जो भी एटम्स रहेंगे उनका रेशियो दोनों में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अभी ये दोनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये तो आपको एक्सप्लेन हो चुका है। अभी हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल्स है वही लेते हैं, बेटर एग्जाम्पल्स है वो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे हैव गिवन दैट सोडियम फ्लोराइड NaF एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बराबर है। अगर आप देख सकते हो सोडियम फ्लोराइड में Na कितनी बार आया है? एक बार। फ्लोरीन कितनी बार आया है? एक बार। मतलब सोडियम फ्लोराइड में जो भी एटम्स है उसका रेशियो क्या हो गया? 1:1। सीधी सी बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका भी रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो सीधी सी बात है, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव सेम एटॉमिक रेशियो। ओके, सो मैं इधर लिख सकता हूं इन दिस atomic ratio is same, that is 1:1। कितना है वो? 1:1 है। आपको पता भी चल गया होगा। अभी दूसरा एग्जांपल जो दिया गया है वो बेस्ट एग्जांपल है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अगर आप देखोगे कि दोनों का कंपोजिशन मुझे लगता है सेम दिख रहा है, आपको भी समझ में आ गया होगा। अभी इसमें आप देख सकते हो तो आपके पास 3 एटम मौजूद है। कौन कौन से? एक कैल्शियम एटम है, एक कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना एटम है? 1 एटम है। कार्बन का कितने एटम्स है? 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3 एटम्स है। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1:1:3। सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो कि सोडियम के 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो सीधी सी बात है, इधर भी रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम नाइट्रेट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहता है वो सेम रहता है, एज वेल एज उसमें जो केमिकल कंपोजिशन रहता है, मतलब जिस एटम से या जिस एलिमेंट से वो बने रहते हैं उनका एटॉमिक रेशियो भी कैसा रहता है? सेम रहता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चा आइसोमॉर्फिज्म के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार कवर अप कर लेते हैं कि इफ टू और मोर सब्सटेंसेस
have same crystal structure then they are said to be isomorphous। बराबर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रह रहे हैं तो सीधी सी बात है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस। इन दिस केमिकल कंपोजिशन, मतलब जिससे वो बने, जिस एटम से वो बने, हैव सेम एटॉमिक रेशियो। सो वी हैव सीन टू एग्जांपल, दैट इज सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम फ्लोराइड में Na एक बार था, फ्लोरीन भी एक बार था, MgO में Mg एक बार था, O एक बार था। सो दे बोथ हैव द सेम एटॉमिक रेशियो, दैट इज 1:1। ना कैल्शियम कार्बोनेट में आप देख सकते हो आपके पास 3 एटम मौजूद है। ये 3 नहीं बोल रहा हूँ, कैल्शियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन एक, मतलब 3 एटम्स है। एटम्स 3 है लेकिन उनका कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम एक बार आया है, कार्बन एक बार आया है और ऑक्सीजन 3 बार आया है। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:1:3। सो सिमिलर रेशियो यू विल फाइंड इन सोडियम नाइट्रेट। तो सीधी सी बात है, दिस ऑल अबाउट व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म। तो आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लिख लेना अपने बुक में, समझ लेना। अगर नहीं समझा है तो प्लीज रिवाइंड करो वीडियो को, फिर से पढ़ लो, फिर से आप उसको समझ जाओगे। ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म के बाद जो आता है उसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलो देखते हैं अभी पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। नाम से पता चल रहा है ये पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं अभी क्या होता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन 10th में इसको थोड़ा अलग नाम से जानते थे। पहले देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। इफ सिंगल सब्सटेंस जो भी हो एग्जिबिट, if single substance exhibits in 2 or more crystalline form, देखो अलग डेफिनेशन है पूरी, 2 or more crystalline forms, then they are said to be, it is said to be polymorphous। it is said to be what, polymorphous। अभी आप बोलोगे क्या होता है, इस डेफिनेशन में और आइसोमॉर्फस के डेफिनेशन में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। आइसोमॉर्फस में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है। याद रखना, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन इसमें एक ही सब्सटेंस 2 या 2 से अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो अपना आइसोमॉर्फिज्म में यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो ये बात याद रखना, दिस इज द बॉर्डर लाइन पॉइंट बिटवीन व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म में सिंगल सब्सटेंस के 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। याद रखना इतने बात। ठीक है। सो इफ अ सिंगल सब्सटेंस एग्जिबिट्स इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स देन इट इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। पॉली का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया, अगर 2 से ज़्यादा रहेंगे तो हम लोग उसको पॉलीमॉर्फस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ आप तो बोलोगे सर अभी डेफिनेशन तो समझ में आ गई हम लोग को, लेकिन इसका एग्जांपल दोगे तो और समझ में आएगा। तो लेट अस टेक एग्जांपल। अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया तो नॉर्मली कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। अभी कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाता है या 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है, उसका नाम होता है कैल्साइट। इसको कैल्साइट क्रिस्टल्स भी बोलते हैं, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिबिट्स इन 2 फॉर्म इन नेचर, दैट इज कैल्साइट। और दूसरा है एरागोनाइट। दूसरा क्या है बेटा, एरागोनाइट। ओके, मतलब एरागोनाइट और कैल्साइट, इसमें कौन रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रह सकता है या रहेगा ही, सीधी सी बात है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इफ अ सिंगल सब्सटेंस, देखो सिंगल सब्सटेंस है और उसके 2 अलग अलग फॉर्म है। और आगे अगर हम लोग एग्जांपल लेने जाएंगे तो नॉर्मली सिलिका का ले सकते हैं, सिलिका। ओके, अभी देखते हैं सिलिका का मेन एग्जांपल्स क्या होते हैं। सिलिका किस किस चीज़ों में पाया जाता है, तो सिलिका पाया जाता है नॉर्मली अल्फा क्वार्ट्ज, उसके बाद उसका और एक फॉर्म होता है बीटा क्वार्ट्ज, और उसका और एक फॉर्म होता है दैट इज क्रिस्टोबेलाइट। देखो
कैल्शियम कार्बोनेट दो तरीके में पाया जाता है, दैट इज कैल्साइट क्रिस्टल एंड एरागोनाइट क्रिस्टल। सिलिका भी 3 स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, एक का नाम है अल्फा क्वार्ट्ज, दूसरे का नाम है बीटा क्वार्ट्ज, तीसरे का नाम है क्रिस्टोबलाइट। मतलब इन सब में कौन रहेगा, सिलिका ही रहेगा। इन दोनों में कौन रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये बराबर आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल सब्सटेंस है और उसको 2 फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। इधर भी देख सकते हो आप, इधर सिलिका एक सिंगल सब्सटेंस है और उसके 3 फॉर्म्स बन रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि ये आपने 10th में पढ़ा है। यस, 10th में पढ़ा है। 10th में देखो आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नाम का चैप्टर था, ठीक है। उसमें आपने एक देखा होगा एलोट्रॉप्स नाम का। यस, एलोट्रॉप्स। अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म, अगर कोई एलिमेंट बता रहा है, याद रखना देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स। याद रखना, सब्सटेंस उसमें बहुत एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स अगर बोलूंगा तो सिंगल ही रहेगा। याद रखना ये बात। बहुत से स्टूडेंट सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स में क्या होता है, उन लोग को लगता है दोनों सेम है। नहीं बेटा, सब्सटेंसेस मतलब उसमें एलिमेंट्स ज़्यादा रहेंगे और एलिमेंट का मीनिंग क्या होगा, उसमें सिर्फ सिंगल ही एलिमेंट रहेगा। तो आपने 10वीं में 10th स्टैंडर्ड में इन योर लोअर स्टैंडर्ड आपने देखा होगा कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, बराबर है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन सिंगल एलिमेंट है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। मत कौन कौन सा होता है, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलेरिन। तो इन तीनों में कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं रहेगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो उसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपने मुझे लगता है लिख लिया होगा, फिर से मैं 1 मिनट में ये कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सिंगल सब्सटेंस एग्जिबिट इन 2 or more different forms are said to be what, polymorphous. Calcium carbonate exhibits in 2 crystal structures, out of which one is what, calcite, and another one is what, aragonite. And silica exhibit in 3 structures, that is alpha quartz, beta quartz and cristobalite. इतना याद रखना, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स एंड क्रिस्टोबलाइट। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वार्ट्ज क्या होता है। क्वार्ट्ज और एक फॉर्म होता है, दैट इज एमॉर्फस सिलिका। क्वार्ट्ज तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्वार्ट्ज और एमॉर्फस सिलिका, तो दोनों में एक डिफरेंस याद रखना। क्वार्ट्ज का जो रहता है ना, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो पिघलेगा। लेकिन एमॉर्फस सिलिका, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरिंग होता है, मतलब कहीं भी उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। तो आपको अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सिलिका एंड एमॉर्फस सिलिका, तो आपको बताना आना चाहिए क्रिस्टलाइन सिलिका का जो टेम्परेचर होता है या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम शार्प होता है, और एमॉर्फस सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखना, कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो मुझे लगता है पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया आपको। ये पॉलीमॉर्फिज्म सब्सटेंस के लिए है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म कोई एलिमेंट बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एलोट्रॉपी। तो चलो आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग एलोट्रॉपी पढ़ने वाले हैं। देखते हैं व्हाट डू मीन बाय एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, ओके, एलोट्रॉपी। तो इसके डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इफ polymorphism shown by any element, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, सिंगल है, याद रखो, यस नहीं लगाया उधर। इफ पॉलीमॉर्फिज्म शोन बाय एनी एलिमेंट देन it is called as allotropy. It is called as what, allotropy। याद रखना ये बात, ठीक है। अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास तो है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कौन है, कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के एलोट्रॉप्स 3 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड, ये आपको मालूम ही है। उसके बाद ग्राफाइट एंड लास्ट वन इज व्हाट, फुलेरिन। लास्ट वन इज व्हाट, फुलेरिन। ठीक है, सो दिस आर द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ व्हाट, कार्बन। मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, दैट इज कार्बन। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि उसके बीच में ऑक्सीजन भी आ जाएगा, हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। इन सब में, ये सब किससे बने होते हैं, सिर्फ कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलेरिन।
तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली डीप में जाने वाले हैं, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। चलो डायमंड और ग्रेफाइट देखते क्या क्या होता है इसमें। हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डायमंड और ग्राफाइट में, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश आ सकता है आपको, और हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे फुलरिन का, कि फुलरिन होता क्या है, कहाँ यूज होता है। मोस्ट ऑफ फुलरिन के यूजेस आपको पूछे जाते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो बच्चा, अगर मैं दोनों में डिस्टिंग्विश करने जाऊँ, किसमें, डायमंड एंड ग्रेफाइट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग डायमंड लिख लेते हैं, इधर हम लोग ग्रेफाइट लिख देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड के बारे में, इट ऑकर्स फ्री इन स्टेट, फ्री इन स्टेट इन नेचर, मतलब ये फ्री मिलता है, मतलब किसी से कंबाइन हुआ होता नहीं है, ये नेचर में फ्री मिल जाता है। इट ऑकर्स फ्री इन स्टेट इन नेचर। और ग्राफाइट, ये जो ग्राफाइट होता है वो नेचर से भी पाया जाता है और आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। ओके, it occurs naturally, it occurs naturally as well as manufactured artificially। artificially मतलब क्या, लैब में बनाया जाता है ये artificially, ठीक है। it occurs free in state in nature, it occurs naturally as well as manufactured artificially, मतलब लैब में भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन डायमंड को नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, सबसे बड़ी बात, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है। इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस। अगर ये हार्ड है तो ऑब्वियसली कैसा रहेगा, ये सॉफ्ट और नॉर्मली ग्रीजी रहता है, ग्रीजी। ओके, इट इज़ अ सॉफ्ट, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीजी। आपको मालूम है ग्रीज जो होता है वो काले कलर का। इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीजी। उसके बाद तीसरा, इट हैज़ हाई रिलेटिव डेंसिटी। ऑब्वियसली हार्ड सब्सटेंस तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, हाई रहेगी। इट हैज़ हाई रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, इसमें देखते हैं, इट हैज़ लो रिलेटिव डेंसिटी, इट हैज़ लो रिलेटिव डेंसिटी। ओके, इट हैज़ हाई रिलेटिव डेंसिटी, इट हैज़ लो रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। चलो अभी मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है। 3 पॉइंट हम लोग लिख ले, आगे और लिखना है तो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे। 4th पॉइंट अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर इसका डेंसिटी हाई है तो ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई रहेगा। ओके, इट इज ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, चमकता हुआ। इट इज ट्रांसपेरेंट, हम लोग आर पार देख सकते, मतलब अगर हीरा इधर रखा, इधर से सामने देख, उसमें से सामने देख सकते हैं हम लोग। सो इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑब्वियसली अगर आप इसको देखोगे ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट का कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर होता है। ओके, इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। ये जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हीरा आपने हाथ में लिया, इधर से देखा तो सामने वाली चीज उसमें से दिख सकती है, लेकिन अगर ये ब्लैक है, इसका कलर अगर ब्लैक है, आप सामने लिया तो आर पर तो देख ही नहीं सकते। सो इट इज ब्लैक इन कलर एंड ओपेक, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक। आर पार न दिखने को क्या बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ब्लैक इन कलर एंड ओपेक। ओपेक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ रिलेशन नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मतलब आप आर पार देख सकते हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहता है। इट इज अ ब्लैक इन कलर, अगर ये ब्लैक कलर का है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा नहीं। एंड ओपेक, ओपेक मतलब नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि 5th, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको मालूम है, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें लिख सकते हैं ग्राफाइट, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। सो इट इज एज ए इलेक्ट्रोड्स यूज होता है, सॉरी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ पॉइंट आपको 10th में याद थे कि ब्लैक डायमंड यूज टू कट द ग्लास, वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो वो अगर आपने याद नहीं रखे तो भी चलेगा, लेकिन ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने समझो, अभी देखते क्या एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे कि सर अगर हम लोग कार्बन को जलाएंगे, अगर हम लोग कार्बन को हीट करेंगे, मतलब डायमंड को हीट करेंगे या ग्राफाइट को हीट करेंगे, डायमंड को हीट करेंगे या ग्राफाइट को हीट करेंगे, तो क्या तैयार होगा, देख सकते हैं हम लोग। चलो, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछ लिया कि मैंने अगर डायमंड को हीट किया या ग्राफाइट को हीट किया तो मुझे क्या मिलेगा। चलो देख लेते हैं, मुझे बताइए, डायमंड और ग्राफाइट में एक एलिमेंट कॉमन है, कौन सा, कार्बन, बराबर है। अगर आप उसको हीट कर रहे हो, मतलब आप उसको जला रहे हो, जलने के लिए कौन सा गैस मदद करता है, ऑक्सीजन। तो C+O2 आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, CO2, हो गया, बराबर ना। मतलब कार्बन, डायमंड और ग्राफाइट जलाने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। हार्ड है इसलिए इसको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा मेल्ट होने के लिए, और ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। लेकिन दोनों ही सब्सटेंस, दोनों ही डायमंड और ग्राफाइट, दोनों ही क्या देंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी ने भी पूछ लिया आपको कि डायमंड और ग्राफाइट को हीट करने के बाद क्या मिलता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, काला धुआं आता है। ठीक है, चलो, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट। ओके, समझ गए। इट ऑकर्स फ्री इन स्टेट इन नेचर, किसी के साथ कंबाइन नहीं रहता है ये। इट ऑकर्स नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियल, मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली। इट इज हार्ड सब्सटेंस, इट इज अ सॉफ्ट एंड ग्रीजी, ग्रीस में यूज होते हैं। इट हैज हाई रिलेटिव डेंसिटी, इट हैज लो रिलेटिव डेंसिटी। इट इज ट्रांसपेरेंट, मतलब आप उसमें से आर पार देख सकते हो, इसमें से ब्लैक कलर होने की वजह से आप आर पार नहीं देख सकते, इसलिए इसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ भी जिक्र नहीं करेंगे। फिफ्थ, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने 10th में भी पढ़ा है कि ग्रेफाइट एज ए इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछ लिया था कि डायमंड और ग्राफाइट जलाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो सीधी सी बात है, डायमंड में कार्बन होता है, ग्राफाइट में कार्बन होता है, अगर मैं जला रहा हूँ तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ, तो C+O2 गिव राइज टू व्हाट, CO2। लेकिन इसमें मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लेगा, इसमें मेल्ट होने के लिए कम टेम्परेचर लेगा, क्योंकि इधर मैंने लिखा है ये सॉफ्ट होता है और इधर कैसा होता है, हार्ड होता है। तो मुझे लगता है आपको ये सब पॉइंट पता चल गए। सो डायमंड और ग्राफाइट हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी एक बचा है, दैट इज फुलरिंग। फुलरिंग के बारे में हम लोग को इतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट नीट एंड जेईई। चलो देख लेते हैं। चलो फुलरिंग के बारे में देखेंगे बेटा। फुलरिंग, ऑब्वियसली फुलरिंग के बारे में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि फुलरिंग का नाम किसके ऊपर से दिया गया, तो नॉर्मली बकमिनिस्टर फुलरिंग के नाम से दिया गया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नॉर्मली फुलरिन जो है पूरा कार्बन से बना रहता है, जैसे डायमंड और ग्राफाइट है वैसे ही फुलरिन रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो नॉर्मली इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला इज कार्बन 60, ये फॉर्मूला है इसका। मतलब इसमें कार्बन के 60 एटम रहेंगे, हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं, याद रखना। तो लेकिन जनरल फॉर्मूला यही है, जनरल फॉर्मूला कार्बन 60 है। ठीक है, दूसरा, इन दिस कार्बन एटम्स are connected by single and double bonds, single and double bonds। मतलब जो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड रहेगा वो आइदर सिंगल हो सकता है या डबल हो सकता है, याद रखना। मतलब इसमें सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड रहते हैं। तीसरा, अभी ये ना नॉर्मली क्या होता है, रिंग्स से बना रहता है। रिंग्स मतलब क्या, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा। तो दिस इज अ हेक्सागोन रिंग, तो
इधर भी हेक्सागोन रिंग होगी, इधर भी हेक्सागोन, ऐसे इसको बोलते हैं फ्यूज रिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूज रिंग। देखो एक दूसरे को फ्यूज हुई ना, फ्यूज मतलब क्या? एक दूसरे में चले जाना। तो इसमें भी फ्यूज रिंग होती है। इट हैज फ्यूज रिंग सिस्टम्स, फ्यूज रिंग सिस्टम्स हैविंग, उस रिंग में देखो हैविंग 5 to 7 एटम्स। उसमें फ्यूज रिंग सिस्टम होती है और एक रिंग में 5 या 7 एटम रह सकते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा रहेगा, 5 एटम बोलेंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दिस इज अ 5 एटम। 7 एटम बोलेंगे तो आपको पता चल गया होगा, हम लोग और एक एटम एक्स्ट्रा डालेंगे इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट फुलरिन। फुलरिन का स्ट्रक्चर हम तो बना नहीं सकते। इट लुक लाइक अ बकी बॉल, जो फुटबॉल रहता है ना उसके तरह का दिखता है वो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, पहला इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या मिला? जनरल फॉर्मूला इज C60। दूसरा क्या मिला? इन दिस कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ओके। तीसरी, इट हैज अ फ्यूज रिंग सिस्टम हैविंग 5 to 7 एटम्स। ठीक है, अभी नॉर्मली फुलरिन के यूजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यूजेस ऑफ फुलरिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ बेटर एंटीऑक्सीडेंट, ये याद रखना। इट इज अ बेटर एंटीऑक्सीडेंट। अभी आप बोलोगे सर एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? चलो अभी मुझे बताइए, सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो एंटीऑक्सीडेंट की डेफिनेशन या एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? आपने पढ़ी होगी रिडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। बराबर है? तो ये कैसा है? एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? एंटी का मीनिंग क्या होता है? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपोज करना, रोकना। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंटीऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा कभी। तो ये जो फुलरिन रहता है ना, ये फुलरिन बहुत एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल। ये इसका ना, ये ना, इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति जो प्यार रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचते हैं। तो समझ के चलो ये एक फुलरिन है, ये फुलरिन है। ठीक है, यहाँ कई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। समझो, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर मैंने फुलरिन इनके बाजू में ला दिया तो क्या होगा? ये क्या करेगा? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से इनको ज़्यादा प्यार रहता है। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, देखो खींच लिया। अभी मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन अभी उड़ सकते हैं क्या या बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसकी ताकत इनके ऊपर लग चुकी है। मतलब ये लूज नहीं होंगे। अगर लूज नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए इसको तो क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। बराबर है? तो याद रखना, फुलरिन इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फुलरिन उस इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेता है, बांध के रखता है, उसको जाने ही नहीं देता है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं हो रहे तो ऑक्सीडेशन होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए फुलरिन को क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली नहीं दिया ये सब, इट इज अ बेटर एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद इट इज ए गुड एंटी एजिंग एजेंट। आपको मालूम है कि एडवर्टाइज दिखाई जाती है, देखो हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम समथिंग, जो क्रीम्स होता है। एंटी एजिंग मतलब क्या? जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग के चेहरे पे छुरियाँ आ जाती है। देखो नॉर्मली झुर्रियाँ आ जाती है, क्या बोलते हैं आप उसको? नॉर्मली हम लोग का चेहरा थोड़ा सा एकदम डल दिखने लगता है। तो एडवर्टाइज आती है क्या? भाई ये क्रीम लगाओ, आपके जो भी ये रहेंगे फेस के ऊपर जो भी स्पॉट्स रहेंगे वो निकल जाएंगे और आप एकदम हैंडसम और यंग दिखोगे। तो नॉर्मली उस क्रीम में फुलरिन का यूज़ किया जाता है। एंटी एजिंग मतलब क्या? एजिंग मतलब क्या? आपकी उम्र ज़्यादा होना। और एंटी का मीनिंग मतलब क्या? उस उम्र को कम है ऐसा दिखाना। मतलब अगर मेरी उम्र 30 साल है और मैं कोई क्रीम लगा रहा हूँ जिसमें फुलरिन है, मेरी उम्र 30 साल है, अगर मैं कोई क्रीम लगा रहा हूँ उसमें फुलरिन है,
तो अगर मैंने चेहरे पे लगा दी तो मेरा चेहरा एकदम फ्रेश दिखेगा, और कोई भी बोलेगा अरे तो 30 साल का दिखता ही नहीं है, ऐसा रहता है। एक्चुअली ये हालांकि एक एग्जाम्पल है, याद रखना। तो इट इज़ अ गुड एंटी एजिंग एजेंट। अभी मुझे बताइए, अगर एंटी एजिंग एजेंट है तो कहाँ यूज़ करते होंगे इसके? क्रीम्स में। क्रीम्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक्स, एंड यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स, बराबर। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज अ बेटर एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल का मीनिंग मालूम होगा आपको। अगर वायरल हो रहा है कहीं तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटीवायरल डोज देते हैं, नॉर्मली एंटीडोट बोलते हैं उसको। सो फुलेरिन आल्सो एक्ट एज अ एंटीवायरल एजेंट, बराबर है। तो फुलेरिन के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होगी तो भी एकदम 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 बेटर है, ठीक है। सो फुलेरिन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जनरल फॉर्मूला इज कार्बन 60। इन दिस कार्बन आइटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। इट हैज़ अ फ्यूज रिंग सिस्टम हैविंग 5 to 7 एटम्स, मतलब रिंग्स एक दूसरे को जुड़े होते हैं। हर एक रिंग में 5 या 7 एटम हो सकते हैं। इसके यूजेस मेन होते हैं। इट इज़ अ बेटर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फुलेरिन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। मतलब लॉस होने देगा क्या? नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा ये। सो इट इज़ अ बेटर ऑक्सीडेटिंग एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा, इट इज़ अ गुड एंटी एजिंग एजेंट एंड यूज इन कॉस्मेटिक्स। क्रीम्स में यूज किया जाता है, जो चेहरे पे लगाते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग यंग दिख रहे हैं। थर्ड, इट इज़ अ बेटर एंटीवायरल एजेंट। वायरल जो फीवर होता है, वायरल फीवर है, अगर उसको रोकना है तो एंटीवायरल डोज दिया जाता है, तो ये उसमें यूज़ किया जाता है। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट? आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो मेन चीज़ पढ़नी है आपको, डेफिनेशन पढ़नी है, उसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं, और एलोट्रॉप्स क्या होता है याद रखो। सब्सटेंस और एलिमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर सब्सटेंस का नाम आया तो पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर एलिमेंट्स का नाम आया तो क्या बोलेंगे उसको? एलोट्रॉपी। क्योंकि सब्सटेंस में एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स रह सकते हैं, लेकिन एलोट्रॉपी में सिर्फ सिंगल एलिमेंट रह सकता है। फिर डायमंड और ग्राफाइट का हम लोगों ने डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट लिखा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने फुलेरिन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली, क्यों इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, क्यों इसको एंटी एजिंग एजेंट बोलते हैं, क्यों इसको एंटी वायरल एजेंट बोलते हैं। अभी इसका जो यूज़ है नॉर्मली कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी इसका यूज़ किया जा रहा है, बेटर साबित हो रहा है, उस काम चालू है अभी, ठीक है। सो फुलेरिन आपको इतना पता चल गया। सो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर था? आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर था, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, और ये पॉइंट्स प्लीज़ 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 आप नोट डाउन करके रखना, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करना। थैंक यू।